हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजमोहन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज अपन रीजनरेशन के टॉपिक में आगे इसको पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट में जो रीजनरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स होते हैं उनकी तुलना में जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है। किसी भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में यदि उसको दो भागों में काटें तो जंतु से दो संपूर्ण जो कम्प्लीटली एनिमल्स विकसित करने का जो लेवल होता है वो उनमें नहीं पाई जाती कैपेसिटी, उनमें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन नहीं होता। जिन वर्टिब्रेट्स में ये कैपेसिटी मिलती है यह कुछ क्षतिग्रस्त और खोए हुए जो ऑर्गन्स होते हैं उनका पुनः प्राप्त करने लेने का लेवल ही होता है। केवल थोड़ा बहुत ही उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे रीजनरेशन इन फिशेज, तो अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज हैं और फिशेज में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम पाई जाती है। जैसे इनमें फिन्स यदि उनके कट जाएं या क्षतिग्रस्त हो जाएं तो यह रीजनरेट हो जाते हैं, परंतु इनकी यदि टेल को काट दिया जाए तो वह रीजनरेट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से एम्फीबियंस में रीजनरेशंस, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो तुलना में एम्फीबियंस एनिमल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे यूरोडेला के जो मेंबर्स हैं जैसे न्यूट है व सिलामेंडर है, उनके लार्वा हैं या मैच्योर स्टेज होती हैं उसमें खोए या क्षतिग्रस्त जो पाद होते हैं, पूंछ होती है, बाह्य गिल्स होते हैं, ऊपरी और निचले जबड़े पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनकी आइज का थोड़ा सा टिश्यूज भी शेष रह जाए तो इन एनिमल्स में उनका जो वापस रीजनरेट होकर उनके आइज डेवलप हो जाती हैं। यूरोडेला के मेंबर्स तथा कुछ एन्यूरा के मेंबर्स में यदि ब्रेन के रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, यूरोडेला के एनिमल्स में उनका जो ब्रेन होता है उसका एक हेमिस्फीयर काट दिया जाए तो उसकी जो स्मेल के कैपेसिटी होते हैं न्यूरोब्लास्ट, वो सेल्स में विभाजन से पुनः वो बन सकता है, प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से उनका जैसे दृक तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका है, उसको यदि काट देने पर वह वापस पुनः प्राप्त हो जाती है। तो यूरोडेला के जो एनिमल्स हैं उनकी तुलना में एन्यूरा के जो मेंबर्स हैं उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है। जैसे फ्रॉग है या भेक है, तो उनमें सब लार्वा की टूटी हुई पूंछ या उनके जो लिम्ब्स हैं उनमें ही रीजनरेट होकर उनको वापस रीडेवलप कर पाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद जब मैच्योरिटी में यह कैपेसिटी शेष रह नहीं जाती है, एम्फीबियंस के एनिमल्स में होने वाले रीजनरेशन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी इसी अध्याय में आगे अपन देखेंगे। जब उनका टॉपिक आएगा तो अपन उनको बताएंगे। अब अपन बात करते हैं रीजनरेशंस इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में अपन देखते हैं कि जैसे लिजार्ड्स में रीजनरेशन का अपन स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक सबको एक नॉर्मल नॉलेज होता है कि जो लिजार्ड होती है उसकी पूंछ को तोड़ने की कैपेसिटी पाई जाती है और उसको ऑटोटॉमी कहते हैं। जब उनका जो शत्रु होता है उसके द्वारा पकड़े जाने या चोट पहुंचाए जाने पर पूंछ जो टेल पार्ट होता है उसके आधार पर जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्स्ट्रक्शंस होने से वो लिजार्ड है वो अपने टेल को तोड़ देती है और इस तरह से उनका जो शत्रु होता है या आक्रांता के पास जंतु की सिर्फ पूंछ ही रह जाती है या दो भागों में टूटने के कारण वह यह तय नहीं कर पाता कि हमें किसे पकड़ना है। तो इस अनिश्चितता की स्थिति में ही अपन जैसे वो लिजार्ड होती है वो बच निकलती है। लिजार्ड में ऑटोटॉमी से बने जो घाव हैं उनका स्थान स्किन के द्वारा ढक जाता है और यहाँ रीजनरेशंस जो बर्ड्स होती हैं वो बनती हैं तथा कुछ वीक्स में वो पुनः जो न्यू टेल वहाँ पर आ जाती है। तो इस टेल को जो अपनी मेन जो टेल थी उससे आसानी से अपन उनको डिफरेंट कर सकते हैं
क्योंकि यह जो मेन टेल थी उसके समान नहीं होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है, और रीजनरेशन की जो टेल होती है उसका इंटरनल जो स्केलेटन होता है वो, यानी कि जो उसका कशेरुदंड होता है वह बहुत ही सरल प्रकार का होता है, और रीजनरेट टेल के जो स्केल्स होते हैं वो भी सामान्य स्केल से थोड़े डिफर होते हैं। तो इसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें उनके लिम्स या उनकी फिंगर्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। इसी तरह अपन बात करेंगे मैमल्स में। अब मैमल्स में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ा तो पाई ही जाती है, और उसमें अपन देखते हैं कि मैमल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। इनमें जैसे एम्ब्रियो है, यदि उसके उनके अपन लिम्ब्स को काट देने पर वो पुनः डेवलप नहीं होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनमें घाव बढ़ने तक की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ हद तक जो टिश्यूज़ की वो भरपाई कर देता है, परंतु जो कम्प्लीटली ऑर्गन्स या रीजनरेशंस इनमें नहीं पाया जाता है। टिश्यूज में बोन्स की दरारों या अन्य प्रकार की टूट फूट की मरम्मत हो जाती है, और टेंडन की भांति या क्षति पहुंचाने पर पहले इनका स्थान जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो लेते हैं, उसके बाद उनकी जो टेंडन्स होते हैं उनके समान उनके वर्किंग एंड स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले इनका स्थान कनेक्टिव टिश्यूज ले लेते हैं, उसके बाद ये टेंडन्स के समान जो मैमल्स में लीवर में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो लीवर्स का जो काफ़ी पार्ट यदि हम काट दें और उसके बाद में शेष पार्ट्स को यदि सेल्स में विभाजन कर पहले की मात्रा प्राप्त कर लेती हैं, तथा जो अपना लीवर्स होता है उसका सामान्य जो वर्किंग होती है वो करती रहती हैं, तो भले ही वह जो लीवर है वो पहले की जो साइज है उसको प्राप्त ना कर पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनिमल्स किंगडम है उसके विभिन्न जो फाइलम्स हैं या उनकी क्लास हैं उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी का अपन एक सर्वेक्षण करने पर जो रीजनरेशन से रिलेटेड अनेक जो तथ्य अपने सामने आते हैं और अपन उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसमें अपन ये देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल्स रीजनरेशन होते हैं। तो इसी तरह से रीजनरेशन होता है, और जैसे अपन देखेंगे कि जो वोल्फियंस लेंस हैं उनमें डेवलप जो रीजनरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, और उनको कौन से कारक हैं जो रीजनरेशन करते हैं। जैसे कोलुकी ने 1885 में कुछ यूरोडेल्स एनिमल्स में उनके जो आइज़ का जो लेंस हटाए जाने पर उनमें रीजनरेट हो सकने की कैपेसिटी होती है, और इसका अपन वोल्फ ने स्टडी किया, और वोल्फ ने वोल्फियन लेंस का रीजनरेशन भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें योगदान वोल्फ का रहा था, और लेंटोटॉमी के उपरांत उन्होंने वापस उसकी प्राप्ति हो जाने की कैपेसिटी होती है। तो एनूरा जो ग्रुप है उसके एनिमल्स में ऐसा देखा जाता है, जैसे जीनोपस लेविस है तथा जो फ्रॉग है उनकी जो स्पीसीज होती हैं उसमें लार्वा में ये कैपेसिटी पाई जाती है, परंतु मेटामॉर्फोसिस के बाद में इस जाति में जो लेंस हैं उनमें रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो यूरोडेल्स के जो एनिमल्स में जो होने वाले जो लेंस में रीजनरेशंस एक विशेषता है, इसमें लेंस को वह ऊतक जन्म नहीं देता है जो सामान्य भ्रूणीय अवस्था में लेंस को उत्पन्न करता है। तो फिश व न्यूट ने रीजनरेशंस लेंस वर्णांकित एपिथेलियम सेल्स होती हैं, तथा जो फ्रॉग में जो कार्निया से डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार सैलामेंडर में लेंस आइरिस की जो डोर्सल आइरिस एपिथेलियम होती है, यानी कि उनकी आई कफ से वो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो में यह कॉर्निया की बाहरी सतह यानी देह एक्टोडर्म यानी बॉडी एक्टोडर्म से बनता है, तथा आई कफ इसका प्रेरण करता है। इसके विपरीत
जीनोपस लेविस जो फ्रॉग है उसमें कार्निया उपकला के आधार उपकला व पेरिकार्नियल हृदयचर्म से रीजनरेट होती है। तो इस तरह से इनमें रीजनरेशंस पाया जाता है।